चलिए हम लोग गुप्त वंश को एक बार फिर से कंटिन्यू करें। और गुप्त वंश का जो अगला शासक थे उसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसका शासनकाल 380 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल 380 से 412 ईस्वी तक था। इसका राज्याभिषेक 380 ईस्वी पूर्व हुआ। तो इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 380 ईस्वी पूर्व। अगर देखा जाए तो पूरे गुप्त वंश का सबसे महान शासक समुद्रगुप्त था, लेकिन एक तौर पे देखा जाए तो साम्राज्य विस्तार में उससे भी यह आगे निकल चुका था। और क्योंकि समुद्रगुप्त जहां तक यह साम्राज्य फैलाया था तो उसके आगे भी यह साम्राज्य फैला चुका था। तो शायद जितने सारे जो कला और साहित्य या फिर यूं कहें तो गोल्डन युग, स्वर्णिम युग इसके शासन काल को कहा जाता है। गुप्त वंश का यदि कोई शासन काल स्वर्णिम युग है तो वह है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल, और जिसे कला और साहित्य का भी स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में क्या बना? तो इसका राज्याभिषेक हुआ, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। शक विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि, तो जब शकों पर इसने विजय प्राप्त कर लिया तो इसे विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हो गई। तो शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हो गई। इसकी माता का क्या नाम था? तो महिषी मत देवी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के माता का नाम था महिषी मत देवी, जो कि समुद्रगुप्त की पत्नी थी। इसे बहुत सारी उपाधियां प्राप्त हुई, जैसे देवश्री, देवराज, देवगुप्त, विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत। तो इसे कई सारी उपाधियां प्राप्त हुई, जैसे कि देवश्री, देवराज, देवगुप्त, विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत और भी सारी कई उपाधियां प्राप्त हुई थी, जैसे कि नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम, अजीत विक्रम, उज्जैन पश्वराधीश्वर, उज्जैन पुरबराधीश्वर। वाकाटक राज्य को अप्रत्यक्ष रूप से, वाकाटक राज्य को इसने अप्रत्यक्ष रूप से मिला लिया। उसके बाद उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। तो उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाई थी कब? जब वाकाटक राज्य को इसने अपने अधीन कर लिया था अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि वाकाटक नरेश के साथ अपनी पुत्री प्रभावती देवी का इसने विवाह किया था। इसके बाद पाटलिपुत्राधीश्वर, क्योंकि इसकी पहली राजधानी जो थी वह पाटलिपुत्रा थी, इसी कारण इसे पाटलिपुत्राधीश्वर से भी उपाधि की दी गई है। उसके बाद सासांक, विक्रमांक, देवराज, सिंहचंद्र, ये चीजें भी उपाधि इसे प्राप्त हुई थी। महान प्रतापी राजा और अपने साम्राज्य का विस्तार समुद्रगुप्त से भी ज्यादा। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान प्रतापी राजा था और अपने साम्राज्य का विस्तार समुद्रगुप्त से भी इसने ज्यादा फैला दिया था। इसका जो दूसरा विवाह हुआ था किसके साथ? तो नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से। तो पहली जो शादी हुई थी किसके साथ हुई थी? तो हमने बताया था कि जो इसका बड़ा भाई था रामगुप्त, तो रामगुप्त ने भेंट स्वरूप अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिन को शकों के हाथ में सौंप दिया था, और यह शकों से ध्रुव स्वामिन को छुड़ा कर ले आया था और उसके साथ शादी कर रही थी। तो पहली पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिन थी। हमने देखा है, हमने इसे पढ़ लिया है। तो दूसरा शादी इसका हुआ नाग वंश की राजकुमारी, जिसका नाम था कुबेर नागा,
और इसी कुबेर नागा से प्रभावती गुप्त का जन्म होता है। कुबेर नागा से प्रभावती गुप्त का नामक एक पुत्री का जन्म होता है। तो कुबेर नागा से प्रभावती गुप्त नामक एक पुत्री का जन्म होता है। किसका? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। याद रखेंगे, प्रभावती गुप्त। इसने अपना शक्ति विस्तार वैवाहिक संबंध से किया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपना जो शक्ति विस्तार था वह वैवाहिक संबंधों से किया, अर्थात दूसरे दूसरे राज्यों से यह वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे कि किसके साथ? वाकाटक राज्य के साथ वह वैवाहिक संबंध स्थापित किया और उसे अपने राज्य में शामिल कर लिया। वैवाहिक संबंध से नाग वंश, वाकाटक वंश और कदम्ब राजवंश पर इसने अधिकार कर लिया। तो वैवाहिक संबंध स्थापित करके इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नाग वंश, वाकाटक वंश और कदम्ब राजवंश पर कब्जा कर लिया। वाकाटकों का सहयोग प्राप्त करके शकों का उन्मूलन करने के लिए अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन तृतीय से कर दिया। तो वाकाटकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, और क्यों? क्योंकि वाकाटकों का सहयोग प्राप्त करके वह शकों को उन्मूलन करना चाहता था, शकों का विनाश करना चाहता था। तो इसी कारण अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन तृतीय से कर दिया और इस प्रकार दक्कन पर उसका कब्जा हो गया। वाकाटक जो था वह दक्कन का एक प्रमुख इलाका था, दक्षिण भारत का। वाकाटकों के सहयोग से शकों पर विजय एवं गुजरात एवं काठियावाड़ पर कब्जा तथा इस विजय के उपलक्ष्य में 389 से 412 ईस्वी के बीच चांदी का सिक्का जारी किया और उसके बाद विक्रमांक की इसे उपाधि प्राप्त हुई। जो चांदी का सिक्का जारी किया था तो किस शैली का था? तो वह व्याघ्र शैली का था और इसके बाद उसे सकारी की उपाधि प्राप्त हो गई। तो देखिए, वाकाटों के सहयोग से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त कर लिया और शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने चांदी का सिक्का जारी किया जो कि व्याघ्र शैली का था और उसके बाद वाकाटकों से सहयोग से इसने गुजरात और काठियावाड़ पर भी विजय प्राप्त कर लिया और इसके बाद सकारी की उपाधि प्राप्त कर ली। तो जब इसने चांदी का सिक्का जारी किया तो विक्रमांक की उपाधि धारण की। जब गुजरात और काठियावाड़ पर कब्जा किया तो सकारी की उपाधि धारण की। याद रखेंगे कि वाकाटकों से सहयोग से शकों पर विजय प्राप्त कर एवं गुजरात एवं काठियावाड़ पर कब्जा किया तथा इस विजय के उपलक्ष्य में 389 से 412 ईस्वी के बीच इसने चांदी का सिक्का जारी किया और उसके बाद विक्रमांक की उपाधि धारण की। और जो चांदी का सिक्का था वह व्याघ्र शैली का था और गुजरात और काठियावाड़ पर कब्जे के बाद इसने सकारी की उपाधि धारण की, सकारी। वैवाहिक संबंधों का उपयोग कूटनीतिक अस्त्र के रूप में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वैवाहिक संबंधों का उपयोग किस रूप में किया? तो कूटनीतिक अस्त्र के रूप में। कूटनीतिक अस्त्र का मतलब क्या होता है? अर्थात यह राजनीतिक विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता था। तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने का इसका मुख्य लक्ष्य था दूसरे राज्य को अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लेना। रुद्रसेन तृतीय की मृत्यु के बाद वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा और समुद्रगुप्त की भांति अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत। तो रुद्रसेन तृतीय की जब मृत्यु हो गई, वाकाटक नरेश रुद्रसेन तृतीय की जब मृत्यु हो गई तो उस मृत्यु के बाद अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय का इस राज्य पर कब्जा हो गया, वाकाटक राज्य पर कब्जा हो गया। और जब वाकाटक राज्य पर कब्जा हो गया
तो इसने क्या किया कि अपने पिता समुद्रगुप्त के समान ही एक अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत की। याद रखेंगे, अश्वमेध यज्ञ। प्रभावती गुप्त के ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार गुप्त वंशीय लोगों का जो गोत्र था वह धारण गोत्र था। तो प्रभावती गुप्त के जो पूना का ताम्रपत्र अभिलेख है उसके अनुसार गुप्त वंश लोगों का जो गोत्र था वह कौन सा गोत्र था? तो धारण गोत्र। अर्थात प्रभावती गुप्त का जो ताम्रपत्र अभिलेख था तो उसमें बताया गया है कि गुप्त वंश के लोगों का जो गोत्र था वह धारण गोत्र का था, धारण गोत्र। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के प्रधान सचिव का नाम था वीरसेन। इसके प्रधान सचिव का क्या नाम था? तो वीरसेन नाम था। और यह शैव मतानुयायी था। वीरसेन शैव मतानुयायी था और इसका एक प्रमुख सेनापति था जिसका नाम था अम्रकारदव और वह बौद्ध मतानुयायी था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के प्रधान सचिव का नाम था वीरसेन जो कि शैव मतानुयायी था और इसके प्रमुख सेनापति का नाम था अम्रकारदव जो कि बौद्ध मतानुयायी था। याद रखेंगे कि इसका जो प्रधान सचिव था या फिर संविधि ग्राहक था क्या नाम था उसका? वीरसेन। अभी हम लोग देखें तो उसका एक उपनाम था शाख। उसका एक उपनाम क्या था? शाख। तो उसने मालवा के उदयगिरी में एक शिव मंदिर का निर्माण किया। तो इस वीरसेन ने मालवा के उदयगिरी में एक शिव मंदिर का निर्माण किया और इसका उपनाम क्या था? तो शाख। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ब्राह्मण धर्म चरमोत्कर्ष पर था। तो इसके समय चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय जो ब्राह्मण धर्म था वह अपने चरम सीमा पर था, चरमोत्कर्ष पर था। याद रखेंगे। अब इसके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम क्या था? फाहियान। तो इसके दरबार में एक चीनी यात्री फाहियान नामक एक चीनी यात्री आया। कब आया? 399 ईस्वी में। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यह 405 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यह 405 ईस्वी तक रहा और 6 वर्षों तक निवास करने के बाद यह कहां चला गया? तो 405 ईस्वी में यह इसकी दरबार से चला गया और भारत में घूमता रहा और 414 ईस्वी में यह चीन वापस चला गया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 405 ईस्वी तक या 6 वर्षों तक निवास किया और 405 ईस्वी के बाद वह भारत में घूमता रहा और 414 ईस्वी में वह चीन चला गया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है कि फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। यह भी पूछा जाता है कि किस गुप्त शासक किस वंश में आया था? तो गुप्त वंश में। 399 ईस्वी से लेकर 405 ईस्वी तक यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा। यह क्यों आया था? तो यह इसके आने का मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन। यह भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहता था, इसी कारण यह फाहियान भारत में आया। इसके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट देखें तो फाहियान के बचपन का नाम था कुंग। फाहियान के बचपन का क्या नाम था? कुंग। चीन से कब चला? तो 375 ईस्वी में। यह चीन से 375 ईस्वी में चला था और इसने एक महत्वपूर्ण किताब जिसका नाम था फो क्यों की। तो फो क्यों की नामक इसने एक पुस्तक की रचना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फाहियान के बारे में पूछा जाता है कि फाहियान ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की जिसका क्या नाम था? तो उस पुस्तक का नाम था फो क्यों की। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, फो क्यों की। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि इस फो क्यों की में गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो फो क्यों की से
गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो इस फोक्योकी में क्या क्या लिखा गया है। तो इस किताब में लिखा गया है, इस पुस्तक में किसी भी गुप्त शासक का नाम नहीं है। तो फोक्योकी में किसी भी गुप्त शासक का नाम नहीं है। इसमें लिखा गया है कि गुप्त वंश में कौड़ियों का प्रयोग होता था, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होता था। कहां पे? श्रावस्ती में, कुशीनगर में और कपिलवस्तु में। तो फोक्योकी में लिखा गया है कि गुप्त वंश में कौड़ियों का प्रयोग होता था, जबकि मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होता था। किस स्थान पर? तो श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु में। इस समय के लोग भारत में सुखी थे। मकान का पंजीकरण होता था, अर्थात रजिस्ट्रेशन होता था। मृत्यु दंड की सजा नहीं थी। गुप्त वंश में मृत्यु दंड की सजा नहीं थी। लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होता था। तो फोक्योकी में लिखा गया है कि गुप्त वंश में भारत के लोग काफी सुखी थे। उसके बाद जो मकान होता था उसका रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण होता था। मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान नहीं था। लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं होता था। कौड़ियों के प्रयोग से व्यापार में गिरावट आई। तो गुप्त वंश में जो कौड़ियों का प्रयोग होता था, तो कौड़ियों के प्रयोग से गुप्त वंश में व्यापार में काफी गिरावट आ गई। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज लिखा गया है, चांडालों का वर्णन कहा गया है। तो चांडालों का वर्णन किया गया है फोक्योकी नामक पुस्तक में। तो क्या चांडाल कौन होते थे? जो लाशों को जलाते थे, तो उन्हें चांडाल कहा जाता था और उन्हें काफी अछूत माना जाता था। उनके परछाई को भी अछूत माना जाता था। तो चांडालों का वर्णन किया गया है और इसमें लिखा गया है कि जब चांडाल नगर में सीधे प्रवेश करते थे, तो उन्हें सड़क पर डंडे से आवाज करके चलना पड़ता था। डंडा पीट के आवाज करके चलना पड़ता था ताकि लोग हट जाए, क्योंकि उन्हें अस्पृश्य और अछूत माना जाता था। तो जब चांडाल नगर में सीधे प्रवेश करते थे, तो उन्हें एक डंडा लेकर पीट कर, जमीन पर पीट कर चलना पड़ता था, ताकि इस आवाज की आहट से लोग हट जाए, क्योंकि इसके जो छाया है, परछाया है, उसको भी लोग अछूत मानते थे, अस्पृश्य मानते थे। तो यह बात लिखा गया है चांडालों के बारे में, किसमें? फोक्योकी में। तो फोक्योकी में इतनी सारी बातें लिखी गई हैं, और भी सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन प्रश्न यहीं से आते हैं। महाशैली स्तंभ लेख के अनुसार 5 मुखों को पार करके वाटिका, अर्थात जो पंजाब में ब्यास नदी का निकटवर्ती भाग था, उसे वाटिका कहा जाता था। तो महाशैली स्तंभ में क्या लिखा गया है कि 5 मुखों को पार करके यह वाटिका, जो कि पंजाब में ब्यास नदी का निकटवर्ती भाग है, तो वहां पर इसने विजय प्राप्त किया। 5 मुख का मतलब होता है 5 नदियां, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास। महाशैली स्तंभ के अनुसार बंगाल पर विजय। तो महाशैली स्तंभ से क्या पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल पर भी विजय प्राप्त किया था। किस स्तंभ से? तो महाशैली स्तंभ से। याद रखेंगे कि इसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त किया था। पश्चिमोत्तर भारत के अनेक गणराज्यों पर विजय एवं गुप्त साम्राज्य में विलय। तो पश्चिमोत्तर भारत के अनेक गणराज्यों को इसने जीतकर अपने गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। अनेक विजयों परांत विशाल साम्राज्य का निर्माण। तो बहुत सारे विजयों को प्राप्त करके इसने एक महान एवं विशाल साम्राज्य के स्थापना की। तो अनेक विजय प्राप्त करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। इसका जो साम्राज्य विस्तार हुआ, पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय की तप घाटी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक। तो इसका साम्राज्य विस्तार पश्चिम में गुजरात से
पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय की तप घाटी से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक इसने अपनी 2 राजधानी बनाई। पहली राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाई। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहली राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाई और दूसरी राजधानी किसे बनाई? तो उज्जैन या उज्जैनी को। अभी हमने देखा कि वाकाटकों पर जब अप्रत्यक्ष रूप से शासन हो गया, जब किसकी मृत्यु हुई, तो इस वाकाटक नरेश रुद्रसेन की मृत्यु हुई, तो इसने उज्जैन को राजधानी बना लिया और दक्कन पर भी कब्जा कर लिया। तो दूसरा जो इसका राजधानी था वह उज्जैन, जिसे उस समय उज्जैनी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का यह काफी बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। आमतौर पर चंद्रगुप्त द्वितीय अयोध्या, जिसे उस समय कौशाम्बी कहा जाता था, तो आमतौर पर जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वह अयोध्या में रहता था, अर्थात कौशाम्बी में रहता था। लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण नगर था वह कौन सा था? तो पाटलिपुत्रा था। तो महत्वपूर्ण नगर तो इसका पाटलिपुत्रा ही था, लेकिन रहता कहां था? तो अयोध्या या फिर कौशाम्बी में। कला और साहित्य का स्वर्णिम युग, साथ ही गुप्त वंश का स्वर्ण युग। तो हमने बताया है कि यह जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसका जो काल है वह कला और साहित्य का गुप्त वंश का स्वर्णिम युग कहा जाता है। साथ ही साथ गुप्ता डायनेस्टी का भी स्वर्ण युग कहा जाता है। महत्वपूर्ण चीज है जो पूछा जाता है, इस कई बार पूछा भी गया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, कि दिल्ली के मेहरौली में इसने एक लौह स्तंभ का निर्माण किया। दिल्ली के मेहरौली में इसने एक लौह स्तंभ का निर्माण किया और यह लौह स्तंभ आज तक जंग रहित है। और यह लौह स्तंभ आज तक जंग रहित है, आज तक इस पर कोई जंग नहीं लगा। इस लौह स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लिखा गया है। तो दिल्ली के मेहरौली में चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक लौह स्तंभ का निर्माण किया, याद रखेंगे। और यह जो लौह स्तंभ है आज तक इस पर कोई जंग नहीं लगा है। और उसके बाद इस लौह स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम लिखा गया है। और किस नाम से लिखा गया है? तो इसका नाम लिखा गया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इससे पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके 2 पुत्र थे। एक का नाम था कुमारगुप्त प्रथम, जो कि बड़ा पुत्र था, और दूसरे का नाम था गोविंद गुप्त, जो कि छोटा पुत्र था। तो इसके 2 पुत्र थे। एक का नाम था कुमारगुप्त प्रथम और दूसरे का नाम था गोविंद गुप्त। कुमारगुप्त प्रथम बड़ा पुत्र था और गोविंद गुप्त छोटा पुत्र था। गोविंद गुप्त कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में बसाठ अर्थात वैशाली का राज्यपाल था। तो कुमारगुप्त के प्रथम के शासन काल में यह जो गोविंद गुप्त था बसाठ अर्थात वैशाली का क्या था? तो राज्यपाल था, गवर्नर था। कला साहित्य का संरक्षक एवं साहित्य का रसिक। तो यह जो चंद्रगुप्त द्वितीय था कला और साहित्य का संरक्षक तो था ही, साथ यह साहित्य का एक रसिक व्यक्ति भी था, अर्थात साहित्य में इसे गहरी रुचि थी और कला और साहित्य का यह संरक्षक भी था। इसके बारे में एक और चीज बार बार पूछा जाता है नवरत्न के बारे में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। जिस प्रकार अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। 9 महान विद्वान अलग अलग क्षेत्रों के रहते थे। कौन कौन? जैसे कि घटकरपर ये एक महान कूटनीतिज्ञ थे। तो घटकरपर महान कूटनीतिज्ञ थे। उसके बाद बेताल भट्ट ये एक महान जादूगर थे। तो बेताल भट्ट कौन थे? तो महान जादूगर थे। उसके बाद शंकु एक महान वास्तुकार थे। तो शंकु क्या थे? तो महान वास्तुकार थे। अमर सिंह जो थे ये कोषाकार थे, अर्थात इसके कोष के महान संरक्षक थे।
चंद्रगुप्त द्वितीय के। उसके बाद छपनक। छपनक जो थे ये एक महान ज्योतिष थे, फलित ज्योतिष थे। उसके बाद कालिदास, तो सबसे महत्वपूर्ण नवरत्नों में से एक थे तो कालिदास। कालिदास के कारण ही इनका जो दरबार था वह साहित्य के क्षेत्र में सुशोभित रहता था, जिसे क्या कहा जाता है तो संस्कृत का शेक्सपियर या भारत का शेक्सपियर कहा जाता है किसे, कालिदास को। ये कालिदास संस्कृत नाटककार थे जिन्होंने मेघदूत, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, कई सारे ग्रंथों और नाटकों की रचना की। तो ये संस्कृत नाटककार थे और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से ये काफी प्रसिद्ध हैं। इसके बाद धन्वंतरी। धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, महान आयुर्वेदिक चिकित्सक, आयुर्वेदाचार्य कौन थे तो धन्वंतरी थे। वराहमिहिर, ये एक महान खगोल शास्त्री थे, खगोलविद थे। तो वराहमिहिर कौन थे, महान खगोल शास्त्री थे। उसके बाद वररुचि। वररुचि ये एक प्रसिद्ध वैयाकरणज्ञ थे। तो प्रसिद्ध वैयाकरणज्ञ कौन थे, वररुचि। तो ये 9 महान रत्न थे किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। वाकाटकों के सहयोग से गुजरात एवं काठियावाड़ पर कब्जा और सकारी की उपाधि, तो गुजरात और काठियावाड़ पर वाकाटकों के सहयोग से चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब्जा करके सकारी की उपाधि धारण की। यह चीज अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके जो दरबारी मंत्री थे कौन थे, शिखर स्वामी। इसी का नाम क्या था, शाख। तो दरबारी मंत्री कौन थे, शिखर स्वामी। तो शिखर स्वामी इसके दरबारी मंत्री थे। इसके संबंध में इससे समय कौन कौन से अभिलेख लिखे गए, तो इसके समय का कई अभिलेख हैं। कौन कौन, मथुरा स्तंभ एवं शिलालेख, मथुरा स्तंभ एवं शिलालेख, उदयगिरी अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख। इस अभिलेख में परम भागवत की उपाधि, तो उदयगिरी अभिलेख में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को परम भागवत की उपाधि दी गई है। उसके बाद गढ़वा या इलाहाबाद का प्रथम शिलालेख, गढ़वा या इलाहाबाद का प्रथम शिलालेख। सांची अभिलेख, सांची अभिलेख, मेहरौली प्रशस्ति, मेहरौली प्रशस्ति। तो इसके कौन कौन से अभिलेख और प्रशस्ति हैं, तो मथुरा स्तंभ एवं शिलालेख, उदयगिरी अभिलेख। इस उदयगिरी अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा गया, तो परम भागवत कहा गया। उसके बाद गढ़वा या इलाहाबाद का प्रथम शिलालेख, सांची अभिलेख और मेहरौली प्रशस्ति। इसके संबंध में कौन कौन से सिक्के मिले, कौन कौन से सिक्के इसने जारी किया, तो धनुर्धर प्रकार। इससे पता चलता है कि यह लड़ाकू था, महान, यह क्या था तो सम्राट था। धनुर्धर प्रकार, पीठिका प्रकार, पीठिका प्रकार अर्थात यह बताया गया है कि यह शांत और मौन स्वभाव का भी था, अर्थात लोगों के साथ इसका व्यवहार काफी उदार था। उसके बाद छत्र प्रकार, शासक की तस्वीर एक बौना छाता लिए हुए, तो इसमें शासक की तस्वीर को एक बौना छाता लिए हुए दिखाया गया है। कौन, छत्र प्रकार। उसके बाद सिंहहंता प्रकार, इसमें राजा के द्वारा सिंह की हत्या करते हुए दिखाया गया है, तो सिंह को मारते हुए दिखाया गया है सिंहहंता प्रकार के सिक्के में। उसके बाद अश्वारोही प्रकार, अश्वारोही प्रकार, इसमें घोड़ा दौड़ाता हुआ दिखाया गया है। कौन सा, घोड़ा दौड़ाता हुआ इसमें चित्र है। दिल्ली के मेहरौली स्तंभ लेख में राजा चंद्र के द्वारा सप्त सिंध नदी को पार करके बहाली के विरुद्ध क्या किया, तो लीकों की पहचान से देखिए, तो दिल्ली के मेहरौली स्तंभ लेख में राजा चंद्र के द्वारा सप्त सिंध नदी को पार करके बहलीकों के विरुद्ध और पूर्व में वंग शासकों के विरुद्ध विजय का वर्णन है। तो इसमें दिल्ली के मेहरौली स्तंभ में क्या लिखा गया है कि राजा चंद्र अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखा गया है कि
किसने सप्त सिंध नदी को पार करके, जिसे सप्त सिंध नदी को 5 मुख कहा जाता है। तो जो सिंध नदी थे, 5 नदी, तो उन्हें सप्त सिंध नदी। तो अभी चीजें हमने देख ली है। तो यह लिखा गया है किसमें, तो मेहरौली के स्तंभ लेख में। तो इनको पार करके यह बहलीकों के विरुद्ध विजय प्राप्त किया। तो बहलीक एक जाति है और साथ ही साथ बंगाल पर भी विजय प्राप्त किया। किस पर विजय प्राप्त किया, तो बंग अर्थात बंगाल। तो बंग की पहचान बंगाल से की जाती है, जबकि बहलीकों की पहचान बहक नामक एक जाति से की जाती है। तो इस अभिलेख में लिखा गया है क्या, कि सप्त सिंध नदी को पार करके राजा चंद्र अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बहलीकों नामक एक जनजाति को क्या किया, तो उस पर विजय प्राप्त किया और साथ ही साथ बंग पर कब्जा किया या फिर बंगाल पर अधिकार किया। यह किसमें लिखा गया है, तो दिल्ली के मेहरौली स्तंभ लेख में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि श्रृंगार प्रकाश तथा कुंतलेश्वर द्वितीय के अनुसार दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य कुंतल से मैत्रीपूर्ण संबंध। तो श्रृंगार प्रकाश और कुंतलेश्वर द्वितीय में क्या लिखा गया है, कि दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य कुंतल देश से इसका मैत्रीपूर्ण संबंध था। तो कुंतल नरेश, तो श्रृंगार प्रकाश और कुंतलेश्वर द्वितीय के अनुसार क्या पता चलता है, कि चंद्रगुप्त द्वितीय का दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य कुंतल देश से मैत्रीपूर्ण संबंध था। कुंतल नरेश कुकुत्स बर्मन, तो कुंतल नरेश कुकुत्स बर्मन की पुत्री का विवाह गुप्त नरेश से हुआ था। तो कुंतल नरेश कुकुत्स बर्मन के पुत्री का विवाह गुप्त वंश में गुप्त नरेश की पुत्री से हुआ था, या गुप्त नरेश से हुआ था इस कुकुत्स बर्मन की पुत्री का विवाह। इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो क्षेमेंद्र के द्वारा रचित औचित्य विचार चर्चा से। तो इसकी जानकारी क्षेमेंद्र के द्वारा रचित औचित्य विचार चर्चा से होती है। एक चीज याद रखेंगे कि इसी के नाम से एक विक्रम संवत प्रारंभ किया गया। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से एक विक्रम संवत का भी प्रारंभ किया गया। यह वैष्णव मतानुयायी था, फिर भी सभी धर्मों के प्रति उदार एवं न्यायप्रिय था। तो यह वैष्णव मतानुयायी था, वैष्णव धर्म का अनुयायी था, लेकिन सभी धर्मों के प्रति इसका जो नियम था वह उदार था और न्यायप्रिय था। इसकी मृत्यु 412 ईस्वी में हुई। तो इसकी मृत्यु कब हुई, 412 ईस्वी में। तो यह तो था महान चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। हम लोग कुछ देर के बाद मिलेंगे और देखेंगे इसके पुत्र कुमार गुप्त प्रथम के बारे में। इसके बाद देखेंगे अंतिम स्कंद गुप्त, जो कि महान शासक होता है, और कुछ छोटे छोटे शासक आएंगे, उत्तरवर्ती गुप्त शासक आएंगे, और उसके बाद गुप्त वंश का अब पतन शुरू हो जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग कुछ देर के बाद मिलेंगे। तो चलिए हम लोग इस गुप्त वंश के शासनकाल को आगे बढ़ाते हैं, और अगला जो शासक है उसका नाम है कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम को हम लोग देखते हैं, जिसका शासनकाल 412 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक रहता है। तो कुमारगुप्त प्रथम जिसका शासनकाल 412 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक रहता है, इसे कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका राज्याभिषेक 412 ईस्वी में हुआ था। तो कुमारगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 412 ईस्वी में। यह चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा पुत्र था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त वंश का अगला उत्तराधिकारी बना।
तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा पुत्र था और चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद गुप्त वंश का अगला उत्तराधिकारी बना। क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के दो पुत्र थे, जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था कुमार गुप्त प्रथम और छोटा पुत्र का नाम था गोविंद गुप्त। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक बना। इसकी माता का नाम था ध्रुव स्वामिन या ध्रुव देवी। तो ध्रुव देवी इसकी माता थी और सौतेली माता कौन होगी? तो कुबेर नागा। चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 शादियां की थी, पहली इस ध्रुव स्वामिन से जो कि शकों से छुड़ा कर ले आया था, और दूसरी शादी जो नागवंश की राजकुमारी थी कुबेर नागा, तो उससे किया था। और उसके बाद उससे एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। तो यह ध्रुव स्वामी या ध्रुव देवी का ही क्या था? तो पुत्र था। इसे महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र सिंह, महेंद्रादित्य ये सभी उपाधियां प्राप्त हुई और ये सभी उपाधियां जो है अभिलेखों और मुद्राओं में अंकित है। तो कुमार गुप्त प्रथम को महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र सिंह, महेंद्रादित्य, तो मूल महेंद्रादित्य के नाम से ही यह प्रचलित है। तो याद रखेंगे कि कुमार गुप्त प्रथम को कौन कौन? महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र सिंह, महेंद्रादित्य ये सभी उपाधियां प्राप्त हुई और ये सभी उपाधियां अभिलेखों और मुद्राओं में अंकित है। इसके समय साम्राज्य की उन्नति पराकाष्ठा पर थी। तो इसके समय साम्राज्य की उन्नति पराकाष्ठा पर थी, क्योंकि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इतना बड़ा साम्राज्य छोड़कर गया था, बस उसको संभालना था। तो चंद्रगुप्त यह जो तो कुमार गुप्त प्रथम ने बस वही काम किया, इस बड़े साम्राज्य को केवल संभाले रखा, इसमें किसी तरह की भी कमी होने नहीं दिया। तो इसी कारण इसका जो साम्राज्य था उन्नति के चरम सीमा पर था, उन्नति के पराकाष्ठा पर था। तोमान अभिलेख में कुमार गुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की उपाधि बताई गई है। तो तोमान अभिलेख में कुमार गुप्त प्रथम को क्या कहा गया है? तो शरदकालीन सूर्य की उपाधि दी गई है, शरदकालीन सूर्य कहा गया है तोमान अभिलेख में। अर्थात साम्राज्य विस्तार तो था ही इसका, लेकिन इसने गंवाया नहीं, अपने साम्राज्य को अपने अधीन स्थिर करके रखा था, इसी कारण इसे शरदकालीन सूर्य कहा गया। शैव मतानुयायी, कार्तिकेय का उपासक, फिर भी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु, यह जो कुमार गुप्त प्रथम था वह शैव मतानुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था और कार्तिकेय का उपासक था। फिर भी यह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु का भाव रखता था, सभी धर्मों को यह एक समान रूप से देखता था। दादा समुद्रगुप्त की ही भांति इसने भी अश्वमेध यज्ञ किया और सिक्के जारी किया। ये सभी सिक्के व्याघ्र शैली के सिक्के, और कौन से सिक्के थे? तो सोने के सिक्के थे। 2 अश्वमेध यज्ञ इसने संपन्न कराया और यह सब बात किससे जानकारी होती है? तो सिक्कों से। तो दादा अपने दादा समुद्रगुप्त की भांति ही कुमार गुप्त प्रथम ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया और सोने के सिक्के जारी किए। इसने दो अश्वमेध यज्ञ कराए थे और ये सभी बातें जानकारी होती है इसके सिक्कों से, और इसके जो सिक्के होते थे वे व्याघ्र शैली के सिक्के थे। तो याद रखेंगे, अपने दादा समुद्रगुप्त की ही भांति कुमार गुप्त प्रथम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया और सोने के सिक्के जारी किए और इसके सभी सिक्के व्याघ्र शैली के थे और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। याद रखेंगे, ये सभी जानकारी जो मिलती है इस कुमार गुप्त प्रथम के सिक्कों से मिलती है। कुमार गुप्त प्रथम के सिक्कों पर कुमार गुप्त प्रथम को अश्वमेध महेंद्र की उपाधि वर्णित की गई है। इसकी जानकारी सतारा जिले से प्राप्त 1395 मुद्राओं और लेकर पुल के 13
मुद्राओं से। तो कुमारगुप्त के सिक्कों पर कुमारगुप्त प्रथम को अश्वमेध महेंद्र की उपाधि बताई गई है। तो कुमारगुप्त के सिक्कों पर क्या लिखा गया है? अश्वमेध महेंद्र। यह बात किससे जानकारी प्राप्त होती है? तो यह बात सतारा जिले से प्राप्त 1395 मुद्राओं से और लेकर पुल के 13 मुद्राओं से जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके समय 18 अभिलेख थे। तो गुप्त वंश में यदि किसी शासक के सबसे ज्यादा अभिलेख थे तो वह यही था, कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम के कुल 18 अभिलेख थे, जो किसी भी गुप्त शासक में सबसे ज्यादा था। इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया है। इसका जो शासन था वह शांति एवं सुखमय का शासनकाल था, शांति एवं सुव्यवस्था का काल था। साम्राज्य अधिक संगठित और सुशोभित था। इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो मिलखद अभिलेख से। तो कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल सुखी, शांति और काफी सुव्यवस्था का काल था। इसका साम्राज्य अधिक संगठित और सुशोभित था। इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो मिलखद अभिलेख से। इसका साम्राज्य विस्तार, अपने विशाल साम्राज्य की पूरी तरह से रक्षा, उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक था। तो अपने विशाल साम्राज्य की कुमारगुप्त प्रथम ने पूरी तरह से रक्षा किया और इसका जो साम्राज्य था वह कहां से कहां तक था? तो उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूरब में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक था। अधिकाधिक संख्या में मयूर आकृति की चांदी के सिक्के का प्रचलन। तो याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है कि किस गुप्त वंश के शासक ने मयूर के आकृति के सिक्कों का प्रचलन किया? तो वो था कुमारगुप्त प्रथम। तो इसने बहुत ज्यादा संख्या में मयूर अर्थात मोर की आकृति के चांदी के सिक्के का प्रचलन किया। सबसे इंपॉर्टेंट जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार यही पूछा जाता है, तो वह है इसने नालंदा महाविहार और नालंदा महाविश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। अर्थात यह जो बुद्ध की दो शाखाएं में बटी थी, एक महायान और एक हीनयान। तो यह महायान जो नवीन शाखा है, तो उसके बारे में इसमें शिक्षा मिलती है। उस समय शिक्षा मिलती थी जो कि पहला अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। तो इसकी स्थापना इसी कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध और नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ क्या कहा जाता है? महायान बौद्ध, यानी कि बौद्ध के महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा शिक्षा बौद्ध के बारे में कहीं नहीं मिल सकता था। और साथ ही साथ नालंदा महाविहार की भी स्थापना की। विहार का मतलब होता है जहां बौद्ध धर्म के अनुयायी ठहरते थे और उसके बाद इनका आश्रय होता था। तो एक बहुत विशाल नालंदा महाविहार की भी इसने स्थापना की थी। नालंदा जो विश्वविद्यालय था वह दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। ऐसा कहा जाता है कि इसके किताबों को जब जलाया बख्तियार खिलजी ने, तो वह कई वर्षों तक उसकी किताबें जलती ही रह गई। नालंदा जो शब्द है उसका निर्माण दो शब्दों से हुआ है, नालम प्लस दा, जिसका मतलब क्या है? कलम देने वाली या ज्ञान देने वाली। तो नालंदा शब्द का निर्माण दो शब्दों से हुआ है, नालम और दा।
जिसका मतलब क्या है, कमल देने वाली या फिर ज्ञान देने वाली। इसके समय हुनों का हमला हुआ, लेकिन इसके द्वारा असफल नहीं किया गया। इसका एक पुत्र था स्कंदगुप्त, जो कि इस गुप्त वंश का अंतिम महान शासक होता है। इसके बाद गुप्त वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है। तो इसके समय हुनों का आक्रमण हुआ, लेकिन स्कंदगुप्त जो कि इसका पुत्र था, तो उसने असफल कर दिया। स्कंदगुप्त ने उस हुनों के आक्रमण को रोक दिया। अंतिम समय में शुंग वंश का महान प्रतापी, अंतिम समय में एक पुष्यमित्र नाम का एक जनजाति, याद रखेंगे कि एक जाति थी जिसका नाम था पुष्यमित्र। तो अंतिम समय में एक जाति जिसका नाम था पुष्यमित्र, उसका हमला होता है। किस पर? तो कुमारगुप्त प्रथम पर। लेकिन स्कंदगुप्त के द्वारा हुनों को, इस पुष्यमित्रों को पराजित कर दी जाती है। स्कंदगुप्त पुष्यमित्र को पराजित कर देता है और इसी युद्ध में कुमारगुप्त महेंद्रादित्य की 455 ईस्वी में मृत्यु भी हो जाती है। इसकी जानकारी भीतरी अभिलेख से होती है और इस अभिलेख में क्या लिखा गया है कि इसी कारण इसका जो अंतिम क्षण था वह शांति पूर्वक नहीं था। तो इसके शासन के अंतिम क्षण में किसका आक्रमण होता है? तो एक जनजाति थी नर्मदा नदी के पास, पुष्यमित्र नामक एक जनजाति का हमला होता है और उस हमले में किसने रक्षा किया? तो उस हमले का दमन किया इसका पुत्र स्कंदगुप्त ने। यह बात पता चलता है भीतरी अभिलेख से। भीतरी अभिलेख में क्या लिखा गया है कि इसके शासन का अंतिम क्षण शांति पूर्वक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पुष्यमित्रों का हमला होता है और शायद इसी हमले में 455 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु भी हो जाती है। तो 455 ईस्वी में इसी समय इसकी मृत्यु हो जाती है जब पुष्यमित्र जनजाति का इस पर हमला होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार समुद्रगुप्त के समान दक्षिण भारत पर विजय पर सतारा अभिलेख से यह बात स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि समुद्रगुप्त के समान ही इस कुमारगुप्त प्रथम ने भी दक्षिण भारत पर विजय स्थापित किया था। तो हमने क्या बताया था कि आर्यावर्त में 9 विजय प्राप्त किया था समुद्रगुप्त ने और 12 विजय प्राप्त किया था दक्षिण भारत पे। तो उसी की तरह कुछ विद्वानों का मानना है कि कुमारगुप्त प्रथम ने भी दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था, लेकिन अभिलेखों से यह बात स्पष्ट नहीं होता है, इसीलिए इसे सत्य नहीं माना जाता है। कुछ मंत्री और प्रशासक, तो इसके समय में कुछ बुद्धिमान मंत्री और प्रशासक थे। तो कौन कौन? पृथ्वी सेन अवध क्षेत्र का मंत्री था। उसके बाद बंधु बर्मन जो कि मंदसौर का मंत्री था। घटोत्कच गुप्त जो कि पूर्वी मालवा का मंत्री था। चिरादत्त जो कि पुंड्रवर्धन उत्तरी बंगाल का मंत्री था। तो इसके कुछ मंत्री और प्रशासक थे, जैसे कि पृथ्वी सेन वह अवध क्षेत्र का मंत्री और प्रशासक था। बंधु बर्मन जो कि मंदसौर का मंत्री और प्रशासक था। घटोत्कच गुप्त जो कि पूर्वी मालवा का मंत्री और प्रशासक था। और चिरादत्त जो कि पुंड्रवर्धन अर्थात उत्तरी बंगाल का मंत्री और प्रशासक था। इसका जो दरबारी कवि था काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि कुमारगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो वत्स भट्टी। इसका दरबारी कवि था वत्स भट्टी, जिसने मंदसौर अभिलेख की रचना की थी। तो वत्स भट्टी ने मंदसौर अभिलेख की रचना की थी। इस अभिलेख में मालवा के राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख है। तो इसी अभिलेख में बंधु बर्मन का अभिलेख है जो कि मंदसौर और मालवा का राज्यपाल था, प्रशासक था।
मंदसौर अभिलेख के अनुसार रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने अपने व्यवसाय को छोड़ दिया था और धनुष बाण बनाने लगे थे और सूर्य मंदिर भी बनाने लगे थे। साथ ही इस अभिलेख से यह पता चलता है कि भारत और रोम के बीच व्यापार में काफी गिरावट आ गई थी। तो मंदसौर अभिलेख में क्या लिखा गया है कि इस कुमारगुप्त प्रथम के समय रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने अपने व्यवसाय को छोड़ के धनुष और बाण बनाने लगे, सूर्य मंदिर बनाने लगे। साथ ही इस अभिलेख में क्या पता चलता है कि उसके समय भारत और रोम के बीच में जो व्यापार था उसमें काफी गिरावट आ गई थी। यह किससे पता चलता है? तो मंदसौर अभिलेख से। इसके समय के सिक्के जो हैं किस किस प्रकार के सिक्के थे? तो मयूर प्रकार का अभी हमने देखा, जिस पर मोर की आकृति बनी हुई होती थी। उसके बाद व्याघ्र हंता प्रकार, बाघ के हत्या करते हुए, गेंडा हत्या अर्थात गेंडा हंता, गेंडा की हत्या करते हुए, गजारोही अर्थात हाथी चलाते हुए। इस सिक्के में हाथी पर विराजमान था कुमारगुप्त। उसके बाद धनुर्धारी प्रकार, युद्ध करते हुए, प्रताप, खड़गधारी अर्थात तलवार पकड़े हुए, गजारोही, अश्वारोही अर्थात घोड़ा दौड़ाते हुए, छत्र प्रकार, हमने बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी छत्र प्रकार के सिक्के जारी किए थे। इसमें एक बौना छाता लिए हुए था, तो यही छत्र प्रकार का सिक्का भी इसने जारी किया। बीना वादन प्रकार, बीना बजाते हुए भी सिक्के जारी किया गया है। तो ये राज दंपति प्रकार, राजा के जो दंपति अर्थात अपनी पत्नी के साथ भी इसका सिक्का है। उसके बाद अश्वमेध प्रकार, अश्वमेध यज्ञ करते हुए भी सिक्का जारी किया गया है इसके द्वारा, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। कार्तिकेय प्रकार अर्थात कार्तिकेय प्रकार की, कार्तिकेय की पूजा करते हुए भी सिक्के जारी किया गया है। तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा कितने प्रकार के सिक्के जारी किए गए? मयूर प्रकार, व्याघ्र हंता प्रकार, गेंडा हत्या प्रकार, गजारोही प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, प्रताप प्रकार, खड़गधारी प्रकार, अश्वारोही प्रकार, छत्र प्रकार, बीना वादन प्रकार और राज दंपति प्रकार, अश्वमेध प्रकार और कार्तिकेय प्रकार। तो इतने सारे सिक्के जो है कुमारगुप्त प्रथम के समय मिले हैं, अर्थात कुमारगुप्त प्रथम ने इन सभी उपाधियों के साथ सिक्के जारी किए थे। इसका जो प्रमुख अभिलेख है, तो अभी हमने बताया कि सबसे ज्यादा अभिलेख यदि किसी गुप्त शासक के पास था तो वह इसी के पास था। किसके पास? तो इसी कुमारगुप्त प्रथम का था। तो कौन कौन से अभिलेख? बिलसड़ अभिलेख, जो कि एटा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बिलसड़ अभिलेख कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश के एटा में। उसके बाद गढ़वा या इलाहाबाद के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो गढ़वा या इलाहाबाद के इसके 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मंदसौर अभिलेख जो कि मालवा के दसपुर से प्राप्त हुए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है इस कुमारगुप्त प्रथम के समय मंदसौर अभिलेख कहां से? मालवा के दसपुर से प्राप्त हुए हैं। मानकुंवर अभिलेख, मानकुंवर अभिलेख, करमदंडा अभिलेख जो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से प्राप्त हुआ, करमदंडा अभिलेख। मथुरा अभिलेख, कौन? मथुरा अभिलेख। सांची अभिलेख, मध्य प्रदेश का सांची अभिलेख। उदयगिरी अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख उड़ीसा का जो बालेश्वर क्षेत्र है वहां से प्राप्त हुआ है उदयगिरी अभिलेख। तोमान अभिलेख, तोमान अभिलेख झांसी और ग्वालियर के पास सटा हुआ इलाका है, तो वहां से यह प्राप्त हुआ तोमान अभिलेख, ग्वालियर के पास। धनदेह अभिलेख, धनदेह अभिलेख और कलाईकुड़ी अभिलेख, कलाईकुड़ी ताम्रलेख। तो इतने सारे अभिलेख यह कुमारगुप्त प्रथम के थे।
सभी राजा, सामंत, गणराज्य और प्रत्यंतवर्ती जनपद इसके अधीन। तो इसके अधीन सभी राजा, सामंत, गणराज्य और जितने सारे आसपास के जनपद थे अर्थात जिला थे, राज्य थे, ये सभी इस कुमारगुप्त प्रथम के अधीन थे। इसे और सारी उपाधियां भी प्राप्त हुई, जैसे कि परम दैवत, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, अश्वमेध महेंद्र। तो और सारी उपाधियां भी इसे प्राप्त हुई, जैसे परम दैवत, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, अश्वमेध महेंद्र। इसके सर्वाधिक सिक्के और अभिलेख कहां कहां से प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक सिक्के और जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं कुमारगुप्त प्रथम के, वे भावनगर जो कि गुजरात में है, भावनगर, अहमदाबाद। इसी भावनगर से महात्मा गांधी ने अपनी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो भावनगर, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश और बिहार। भावनगर, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश और बिहार से इस कुमारगुप्त प्रथम के सर्वाधिक सिक्के और अभिलेखों की प्राप्ति हुई थी, याद रखेंगे। इसके बाद पुष्यमित्र जातियों का जो निवास स्थल था वह नर्मदा नदी और विंध्याचल पर्वत अर्थात मध्य प्रदेश के पास था। तो पुष्यमित्र जातियों का जो निवास स्थल था, जो कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम क्षणों में आक्रमण किए थे, तो उनका निवास स्थल नर्मदा नदी और विंध्याचल पर्वत अर्थात मध्य प्रदेश के पास था। उदयगिरी अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति का निर्माण किया गया। तो उदयगिरी अभिलेख में क्या कहा गया है कि कुमारगुप्त प्रथम ने पार्श्वनाथ की मूर्ति का निर्माण किया था। पार्श्वनाथ कौन थे? तो एक जैन धर्म के क्या थे? तो एक गुरु थे। तो उदयगिरी अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा क्या लिखा बताया गया कि इसने पार्श्वनाथ की मूर्ति का निर्माण किया था। अभिलेखों में हिंदू देवी देवताओं के नामों के साथ साथ बुद्ध की स्मृति की भी चर्चा है। तो अभिलेखों, कुमारगुप्त के अभिलेखों में हिंदू देवी देवताओं के नाम के साथ साथ बुद्ध की स्मृति की भी चर्चा है। अर्थात इससे पता चलता है कि यह हिंदुओं के साथ साथ अन्य धर्मों के भी काफी नजदीक था। इसकी मृत्यु 455 ईस्वी में हुई। अभी हमने बताया जब पुष्यमित्र जातियों का इस पर हमला हुआ, इसके शासन के अंतिम क्षण में। तो 455 ईस्वी में कुमारगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त महेंद्रादित्य की मृत्यु हो जाती है। अब आता है स्कंदगुप्त, इसका पुत्र स्कंदगुप्त, जो कि इस गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। इसके बाद गुप्त वंश का पतन शुरू हो जाएगा। तो स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक था। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक था। कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र एवं कुमारगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का अगला उत्तराधिकारी। तो कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद गुप्त वंश का अगला उत्तराधिकारी बनता है। इसका राज्याभिषेक 455 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राज्याभिषेक 455 ईस्वी में हुआ था। मध्य एशियाई दुर्दांत कबीले श्वेत हुन की एक शाखा के द्वारा हिंदू कुश पर्वत को पार करके फारस अर्थात ईरान पर हमला होता है और कंधार पर वो लोग कब्जा कर लेते हैं और फिर उनका भारत पर हमला होता है और गुप्त साम्राज्य को चुनौती दी जाती है। लेकिन स्कंदगुप्त के द्वारा हुनों के इस हमला को असफल कर दिया जाता है। स्कंदगुप्त ने 50 वर्षों तक, अब आने वाले 50 वर्षों तक भारत से हुनों को क्या किया? तो दूर रखा। तो मध्य एशियाई दुर्दांत कबीले, अभी हमने कुमारगुप्त में पढ़ा था
कि इसी के समय हुनों का आक्रमण हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त ने उन हुनों के आक्रमण को असफल कर दिया था। तो ये जो हुन थे वे श्वेत हुन कहे जाते थे। ये मध्य एशिया के दुर्दांत कबीले थे। तो मध्य एशियाई दुर्दांत कबीले श्वेत हुन की एक शाखा ने हिंदू कुश पर्वत को पार करके फारस अर्थात ईरान पर हमला किया और कंधार पर कब्जा किया। फिर वे भारत पर हमला किए और भारत पर हमला किए और गुप्त साम्राज्य को उन्होंने चुनौती दे डाली, गुप्त साम्राज्य पर हमला किया। लेकिन स्कंदगुप्त ने हुनों के इस आक्रमण को असफल कर दिया और इतना ज्यादा असफल किया कि अगले आने वाले 50 वर्षों तक हुन जो है वे भारत से दूर रहे। आने वाले 50 वर्षों तक हुन जो थे वे भारत पर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सके। इसका जो पहला विजय था वह पुष्य मित्रों पर विजय था, नर्मदा नदी के पास। तो अभी हमने बताया कि कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम क्षण में पुष्य मित्र नामक जनजातियों का हमला होता है नर्मदा नदी और विंध्य पर्वत के पास, ये निवास करते थे। तो इस हमले में असफल किसने किया? तो स्कंदगुप्त ने। तो इसका पहला विजय जो था वह पुष्य मित्र जनजातियों पर नर्मदा नदी के पास विजय था। इस युद्ध में कहा जाता है कि स्कंदगुप्त एक रात जमीन पर सोकर बिताया था। इसकी जानकारी भीतरी अभिलेख से प्राप्त होती है। तो इस युद्ध के बारे में जानकारी और इसके एक रात जमीन पर सोने की जानकारी यह भीतरी अभिलेख से प्राप्त होती है। तो इसका पहला विजय नर्मदा नदी के पास पुष्य मित्र जनजातियों पर था। इस युद्ध में स्कंदगुप्त एक रात जमीन पर सोकर बिताया और इसकी जानकारी भीतरी अभिलेख से प्राप्त होती है। प्रारंभिक कठिनाइयों का फायदा उठाते हुए वाकाटक शासक नरेंद्र सेन के द्वारा मालवा पर हमला, लेकिन स्कंदगुप्त के द्वारा असफल। तो इसके प्रारंभिक कठिनाइयों का फायदा उठाते हुए वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन ने मालवा पर हमला किया, लेकिन स्कंदगुप्त ने इस हमले को भी क्या कर दिया? तो असफल कर दिया। इसे बहुत सारी उपाधियां प्राप्त हुई। जो पूछा जाता है विक्रमादित्य, इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय की तरह। विक्रमादित्य, क्रमादित्य, शुक्रोपन, अहोम अभिलेख में इसे शुक्रोपन की उपाधि दी गई है। तो विक्रमादित्य, क्रमादित्य और शुक्रोपन की उपाधि मिली थी स्कंदगुप्त को। और यह जो शुक्रोपन की उपाधि मिली किस अभिलेख में यह पता चलता है? तो अहोम अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार मलेच्छ पर विजय अर्थात शकों पर विजय। तो काफी इंपॉर्टेंट है यह जूनागढ़ अभिलेख जो स्कंदगुप्त प्रथम के समय था। तो हम लोग अभी देखेंगे इसके अभिलेखों के बारे में। तो जूनागढ़ अभिलेख में पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों अर्थात शकों पर विजय प्राप्त किया था। इसका जो शासन था वह उदार एवं प्रजारूपेण एवं सुखी समृद्ध था। तो अपने पिता कुमारगुप्त प्रथम की भांति ही स्कंदगुप्त का जो शासन काल था वह उदार था, प्रजारूपेण था अर्थात प्रजा को देखरेख समझने वाला और सुखी एवं समृद्ध था। अत्यंत परोपकारी शासक जिसे हमेशा अपने प्रजा की चिंता रहती थी। तो यह स्कंदगुप्त अत्यंत ही परोपकारी शासक था जिसे अपने प्रजा की हमेशा चिंता रहती थी। चीन के साथ इसकी गहरी मित्रता थी। तो चीन के साथ इसकी गहरी मित्रता थी जिसके कारण चीन के सम्राट के पास इसने अपना एक राजदूत भेजा। तो स्कंदगुप्त को चूंकि पहले से ही चीन के साथ मित्रता थी, जैसे कि फाइनान आया था, तो चीन के साथ इसकी गहरी मित्रता थी। इसी कारण चीन के सम्राट के पास स्कंदगुप्त ने अपना एक राजदूत भी भेजा था। इसके शासन काल में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील के
बांध का विनाश हो गया। लेकिन स्कंदगुप्त के द्वारा केवल 2 महीने में ही अतुल धन का उपयोग करके इसका पुनर्निर्माण करा दिया गया। तो बेहद इंपॉर्टेंट है जो स्कंदगुप्त के बारे में पूछा जाता है कि स्कंदगुप्त ने एक सुदर्शन झील का निर्माण कराया। तो इसके शासनकाल में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का जो बांध था वह टूट गया था। लेकिन स्कंदगुप्त ने बहुत सारे धन को इकट्ठा करके, बहुत सारा धन को खर्च करके केवल 2 महीने में ही अतुल धन का उपयोग करके इस झील का पुनर्निर्माण करा दिया गया। इस झील के पुनः उद्धार का कार्य सौराष्ट्र के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र जो कि गिरनार का प्रशासक था चक्रपालित के द्वारा किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है कि चक्रपालित किसके शासनकाल में था, तो यह स्कंदगुप्त के शासनकाल में था। तो इसने इस झील का जो पुनः उद्धार का कार्य दिया था वह किसे सौंपा था, तो सौराष्ट्र के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र जो कि चक्रपालित नाम था, वह गिरनार का प्रशासक था। तो इसी के द्वारा यह क्या कराया गया, सुदर्शन झील का निर्माण किया गया। याद रखेंगे कि इस झील के पुनः उद्धार का कार्य किसने किया, सौराष्ट्र गुजरात का जो इलाका है, तटीय इलाका, उसे सौराष्ट्र कहा जाता है। तो सौराष्ट्र के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र जो कि गिरनार का प्रशासक था, उसका नाम था चक्रपालित। तो चक्रपालित के द्वारा किया गया। इस बात की जानकारी किससे पता चलती है, तो जूनागढ़ अभिलेख से। इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। तो इस सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी किसने की, तो यह बात पता चलता है जूनागढ़ अभिलेख से। कई बार एग्जाम में यह आया हुआ फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कंदगुप्त के बारे में। श्वेत हुनों को परास्त कर पर्णदत्त को सौराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त। पर्णदत्त को सौराष्ट्र का राज्यपाल इसी स्कंदगुप्त ने बनाया था। कब बनाया, जब श्वेत हुनों को इसने पराजित कर दिया। तो श्वेत हुनों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। तोरमान प्रथम हुन शासक जो मालवा तक आया। तो तोरमान प्रथम हुन शासक था जो मालवा तक आया था। तो तोरमान प्रथम कौन था, प्रथम हुन शासक था जो मालवा तक आया था। तो स्कंदगुप्त को हम लोग आगे देखेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे। इसके कुछ अभिलेख हैं और कुछ और फैक्ट है थोड़ा सा, और इसके बाद हम लोग देखेंगे परवर्ती गुप्त शासकों, और यह गुप्त वंश का जो है शासक समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका समाज कैसा था, इसमें धार्मिक स्थिति, महिलाओं की स्थिति, न्याय प्रशासन कैसा था। तो सभी चीजों को हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल में। एक स्क्रीनशॉट लें और हम लोग कुछ देर के बाद मिलते हैं।